हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लेकर आया हूं सी शार्प के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डेटा टाइप्स। मतलब भाई सी शार्प के अंदर जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम किन किन डेटा टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो सारी डेटा टाइप्स हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। भाई जिस तरह से आपको पता है आपके पास इंटीजर होता है, इसी तरह से आपके पास फ्लोट, डबल, आपके पास स्ट्रिंग होता है, कैरेक्टर होता है, और इंटीजर्स के अंदर हमारे पास आपको पता है साइन इंटीजर्स होते हैं, अनसाइन इंटीजर्स होते हैं, और उसके अंदर आपके पास बाइट होता है, शॉर्ट होता है, लॉन्ग की डेटा टाइप होती है इंटीजर्स के अंदर। तो ये जितनी भी डेटा टाइप्स हैं उनको हम आज थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी हमारा फोकस होगा इस लेक्चर के अंदर। मतलब कंप्लीट प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट इस लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको डेटा टाइप्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो सी शार्प प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मैं अपने इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास सी शार्प के अंदर अब कॉन्सेप्ट है बिल्ट इन डेटा टाइप्स। मतलब सी शार्प के अंदर बिल्ट इन डेटा टाइप्स कौन कौन सी है। ठीक है, सबसे पहली टाइप आ जाती है हमारे पास इंटीग्रल टाइप, मतलब जिसके अंदर हम नंबर्स सेव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझो कि डेटा टाइप्स हम यूज क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, अब वो किसी भी किस्म का हो सकता है, ठीक है, और उसके अंदर डेटा भी हम किसी भी किस्म का स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम नंबर्स में भी स्टोर करवा सकते हैं, कैरेक्टर्स में, ठीक है, मल्टीपल कैरेक्टर्स में, सिंगल कैरेक्टर में, पॉइंट वैल्यूज में, ठीक है, इस तरह का डेटा हम अपनी एप्लीकेशन में स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो सी शार्प के अंदर और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, मतलब हम डेटा टाइप को एक कीवर्ड के साथ यूज करते हैं और उसके अंदर, मतलब अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करवाना है अपने एप्लीकेशन के अंदर तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है। ठीक है, इसलिए स्ट्रिंग करवाना है तो उसके लिए स्पेसिफिक डेटा टाइप है, नंबर सेव करवाना है तो उसके लिए स्पेसिफिक डेटा टाइप इसमें मौजूद है। ठीक है, अब देखो इंटीजर टाइप जो होता है वो मजीद दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, एक साइन इंटीजर्स और दूसरा अनसाइन इंटीजर्स। ठीक है, साइन इंटीजर्स क्या होते हैं? विच टेक्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज। मतलब अगर आप साइन इंटीजर के थ्रू कोई वेरिएबल बना रहे हो तो आप उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हो, नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हो। फिर आते हैं अनसाइन इंटीजर्स जिसके अंदर आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अनसाइन इंटीजर्स अगर मैं बताऊं कि हम कहाँ यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी एज कभी भी माइनस में नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर एज आप ले रहे हो यूजर से, ठीक है, तो एज याद रखना कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो हम उसके लिए साइन यूज नहीं कर सकते, हम अनसाइन यूज कर सकते हैं कि अगर हमें सिर्फ पता हो कि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही चाहिए। फिर इस तरह यहाँ पे देखो ये सारी इंटीजर टाइप्स हैं। मतलब साइज के लिहाज से अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, ये एस बाइट, बाइट, शॉर्ट, ये साइज के लिहाज से आपके पास सारी क्या है, ऐसी डेटा टाइप्स है जिनके अंदर हम नंबर सेव कर सकते हैं बस। ठीक है, मतलब और कोई मतलब कैरेक्टर या स्ट्रिंग वगैरह नहीं। ठीक है, अब देखो एस बाइट और यहाँ पे देखो यू शॉर्ट, यू इंट। ठीक है, यू स्टैंड्स फॉर अनसाइन और एस स्टैंड्स फॉर साइन। मतलब साइन अगर एस किसी डेटा टाइप से पहले लगा हुआ है, ठीक है, उसका मतलब कि वो साइन इंटीजर है, मतलब उसके अंदर हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। जो कि अगर किसी से पहले यू लगा हुआ है तो इसका मतलब कि उसके अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही रख सकते हैं बस, ये रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसके एक इमेज से यहाँ पे समझाऊं, ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे एस बाइट जिसकी रेंज है -128 से +127, एस लगा हुआ, इसका मतलब साइन इंटीजर्स, मतलब दोनों पॉजिटिव भी और नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकता है। तो यहाँ पे देखो रेंज भी उसी में बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एस बाइट और बाइट क्या है, अनसाइन है, मतलब इसके अंदर आप सिर्फ 0 से लेके, मतलब 0 पॉजिटिव से लेके 255 पॉजिटिव तक वैल्यूज रख सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो बाइट है, अब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने अभी बताया कि अगर आप एज यूजर से लेते हो, अब आपको पता है कि मैक्सिमम किसी भी यूजर की एज
100, 110 इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप इंट यूज करने के बजाय आप क्या कर लो, बाइट यूज कर लो। अगर आपको पता है कि एज ही स्टोर करवाना है मुझे, तो आप क्या करो, अपनी मेमोरी को कम से कम कंज्यूम करो। ठीक है, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट आप अपनी प्रॉपर रखो कि अगर आप यूजर से कम नंबर्स की वैल्यू ले रहे हो तो उसी हिसाब से आप डेटा टाइप भी चूज करो। हम क्या करते हैं, एज भी लेनी हो तब भी हम इंटीजर ले लेते हैं। अब देखो इंटीजर का यहाँ पे देखो कितनी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, मतलब इंटीजर ये वो है साइन, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेगा। फिर देखो एक और डेटा टाइप है यू इंट, मतलब अनसाइंड है ये, मतलब इसमें आप पॉजिटिव ही दे सकते हो, 0 से लेके ये देखो कितनी बड़ी रेंज है। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्ग, लॉन्ग में देखो कितनी बड़ी आपके पास यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, फिर उसी तरह यू लॉन्ग, मतलब अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही चाहिए। ठीक है, बाकी देखो सबकी रेंज लिखी हुई है और यहाँ पे उनका साइज लिखा है। अच्छा देखो साइज यहाँ पे लिखा है बिट्स में। ठीक है, 1 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, मतलब एस बाइट और बाइट ये कितनी आपकी बाइट्स लेते हैं, 1 बाइट। ठीक है, फिर इसी तरह कैरेक्टर शॉर्ट ये आपके पास 2 बाइट्स। ठीक है, फिर इसी तरह 32 4 बाइट्स, फिर इसी तरह जहां 64 है इसका मतलब 8 बाइट्स। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके बताऊं, मैं यहाँ पे आता हूं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, मतलब बल्कि हम सबसे पहले यहाँ पे यूज करते हैं बाइट। ठीक है, बाइट यहाँ पे है, बाइट की अगर आप रेंज देखो तो कहां से लेके कहां तक है, 0 टू +0 टू +255। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए लेता हूँ, और अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेंज के अंदर कोई नंबर लिखूं, ठीक है, तो ये तो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं आउट ऑफ द रेंज कोई नंबर लिखूं, यहाँ पे देखो कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। ठीक है, मतलब जिस टाइप का आप डेटा टाइप दे रहे हो ना यहाँ पे, उसी टाइप की जो रेंज आपको डिफाइन हुई है उसी के अंदर आप दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाइट के अंदर यहाँ पे -12 स्टोर करवाऊं, ठीक है, -12 क्या है, मैंने आपको बताया था ये आपके पास क्या है, कौन सा साइंड है, अनसाइंड है, अनसाइंड है। ठीक है, मतलब इसके अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही दे सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस हटाऊं तो आपके पास एरर चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो रेंजेस के लिहाज से आप कितने भी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपनी वैल्यूज दे सकते हो साइज के लिहाज से। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये रेंजेस ना हो, मतलब आपके पास अगर कोई पता करना हो कि फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे पास हर डेटा टाइप की रेंज कितनी है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ से एंड हो रही है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास इमेज नहीं है या आपको पता नहीं है तो आप जस्ट कोडिंग के थ्रू भी पता कर सकते हो। मतलब C# में हमारे पास 2 यहाँ पे मेथड्स गिवन है, एक मिन वैल्यू और एक मैक्स वैल्यू। ठीक है, मतलब ये आपकी डेटा टाइप की मिनिमम वैल्यू कि आप मिनिमम वैल्यू कितनी स्टोर करवा सकते हो और मैक्सिमम वैल्यू कितनी स्टोर करवा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पोर्शन को कमेंट करूँ और यहाँ पे console.writeLine, ठीक है, और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर इंटीजर का देखना है तो यहाँ पे int डॉट, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन है, मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैक्स वैल्यू देखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके अच्छा देखो फंक्शन नहीं है, प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करूँ तो आप रिजल्ट यहाँ पे देखना। अच्छा देखो स्क्रीन हमारी गायब हो गई, हमने एंड में console.readline नहीं लगाया, console.readline। अब यहाँ पे आता हूँ, इसको दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये आपके पास अब क्या बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, कि भाई इंटीजर के अंदर आप मैक्सिमम नंबर ये टाइप कर सकते हो, इससे बड़ा टाइप करोगे तो एरर आएगा। ठीक है, अगर आप यही नंबर देखो और ये जो हमने यहाँ पे टेबल में आपको मैंने दिखाया है, देख रहे हो, इसी तरह का आपके पास नंबर है। ठीक है, फिर इसी तरह अगर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसी तरह इस लाइन को कॉपी करो और यहाँ पे मैक्स वैल्यू के बजाय आ जाएगा मिन वैल्यू। ठीक है, मतलब अब आपको मिनिमम वैल्यू भी बताएगा और मैक्सिमम वैल्यू भी बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आऊँ, मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो, ठीक है, नीचे मिनिमम वैल्यू आ रही है और ऊपर मैक्सिमम, क्योंकि ये क्या है आपके पास साइन है, मतलब बोथ आपके पास ये ले सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ, अब फॉर एग्जाम्पल ये इंटीजर के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फ्लोट के लिए देखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये भी फ्लोट के लिए। ठीक है, मतलब फ्लोट की मिनिमम अभी हमने पढ़ा तो नहीं है फ्लोट, जस्ट
एक डेटा टाइप है जो पॉइंट्स के लिए होती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो, ये उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, फिर इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बाइट देखा था, बाइट की मैक्सिमम वैल्यू और बाइट की मिनिमम वैल्यू मुझे देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं रन करता हूँ इसको, तो आपके पास देखो 0 से लेके 55 पॉजिटिव, देखो अगर नेगेटिव में होता तो माइनस लगा हुआ आता है। ठीक है, तो ये आपके पास था इंटीग्रल डेटा टाइप्स। अब देखते हैं हम बूलियन डेटा टाइप, मतलब बूलियन डेटा टाइप क्या होती है। ठीक है, बूल हमारे पास एक कीवर्ड यूज होता है इसके अंदर, मतलब जिस तरह इंट नंबर्स के लिए यूज करते हैं उसी तरह बूल बूलियन के लिए। ठीक है, अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पूरा बूलियन भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बूलियन डेटा टाइप के अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ ट्रू और फॉल्स, बस ट्रू या फॉल्स, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ फॉर एग्जाम्पल इन दोनों लाइंस को मैं कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के लिए शॉर्टकट की मैंने बताई थी कंट्रोल के कंट्रोल सी, मतलब अगर मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल मैं बूल का कीवर्ड और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सी, अच्छा इससे पहले मैं इन टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और इसमें 30 वैल्यू देता हूँ, और दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इसको मैं 50 वैल्यू देता हूँ। ठीक है, और बूल के वेरिएबल में, मतलब जो बूलियन टाइप का वेरिएबल है सी, इसको मैं कहता हूँ कि ए हमारे पास ग्रेटर है बी के। तो अभी देखो ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है, तो इसका मतलब सी के पास क्या स्टोर होना चाहिए, फॉल्स स्टोर होना चाहिए, क्योंकि ट्रू या फॉल्स बस, और कोई इसमें वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। तो अगर मैं यहाँ पे आके कंसोल डॉट राइट लाइन का मेथड यहाँ पे यूज करूँ और इसके अंदर सी प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको मैं अब रन करता हूँ। ठीक है, तो क्या आ रहा है, फॉल्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दूं, बड़ी कर दूं 80, तो अब क्या हो जाएगा, ये अब कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, तो रिजल्ट बूलियन में क्या सेव हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, मतलब इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बूलियन डेटा टाइप। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ और डेटा टाइप्स हमारे पास, फ्लोट, डबल एंड डेसिमल डेटा टाइप। ठीक है, मतलब फ्लोट और डबल का तो कॉन्सेप्ट आपको होगा कि पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल एक नहीं है। ठीक है, मतलब इसके लिए जो कि हम पॉइंट वैल्यूज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो फ्लोट और डबल, अगर यहाँ पे आपको इसका सबसे पहले बताऊं कि ये जो फ्लोट की डेटा टाइप है, ठीक है, मतलब ये कौन सी आपके पास नेम स्पेस के अंदर मौजूद है, सिस्टम डॉट सिंगल क्लास के अंदर आपके पास ये मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी साइज कितनी है, 4 बाइट्स। ठीक है, मतलब जितनी इंटीजर की साइज है उतनी आपके पास इसकी है। ठीक है, फिर प्रिसीजन, अच्छा प्रिसीजन का यहाँ पे जरा कॉन्सेप्ट गौर से सुनना। प्रिसीजन आपके पास हम कहते हैं फॉर एग्जांपल पॉइंट से पहले और पॉइंट की वैल्यूज, पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज है, मतलब अगर आप कोई ऐसा नंबर लिखते हो जिसमें पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद दोनों नंबर्स को अगर मिलाएं वो 7 डिजिट्स होते हैं ना, तो 7 डिजिट्स लिमिट है हमारे पास, वो हम फ्लोट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर इसी तरह डबल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊं फिर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लोट में यहाँ पे ए, ठीक है, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं नंबर स्टोर करवा देता हूँ फॉर एग्जांपल इस तरह से, और देखो फ्लोट है तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स यूज करेंगे एफ का इसके एंड में। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह जावा का था। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल डबल का वेरिएबल क्रिएट करना है, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ बी, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें आप डी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, वरना मैंडेटरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में सबसे पहले आपको डिफरेंस बताऊं। मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि 7 डिजिट्स तक की लिमिट है फ्लोट के डेटा टाइप के अंदर। इसका मतलब ये जो पॉइंट है उसके बाद और उससे पहले के डिजिट्स मिलाकर अगर 7 बन रहे हैं ना, तब तक आपको ये वेरिएबल डिक्लेयर मतलब प्रिंट करवाएगा वैल्यू। लेकिन अगर 7 से ज्यादा हो गई तब आपको वो वैल्यू प्रिंट नहीं करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी काउंट करो, यहाँ पे पॉइंट से पहले 1 2, पॉइंट के बाद 3 4 5, मतलब 5 डिजिट्स हैं। इसको प्रिसीजन कहते हैं। इसका मतलब ये अभी सही तरह प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन करके, इसमें ए, ठीक है, और यहाँ पे अब इसको कंसोल डॉट रीड लाइन भी करवा देते हैं, और अब यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो अभी आपके पास बिल्कुल सही रिजल्ट
प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 डिजिट से ज्यादा हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ नंबर ज्यादा दे दूं, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आके इसको प्रिंट करवाऊं, यहाँ पे आके इसको प्रिंट करवाते हैं, तो आप देखो, देख रहे हो, मतलब 7 से आपके पास ज्यादा नहीं जाएंगे, मतलब ये लिमिट है फ्लोट की, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल बैंकिंग में इससे भी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस की जाती है, इसमें वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, तो फ्लोट के बजाय हम फिर क्या यूज कर सकते हैं, डबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोट हम अक्सर वहां यूज करते हैं जहां पे फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम मार्कशीट वगैरह क्रिएट करते हैं, परसेंटेज वगैरह निकालनी हो, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो मतलब जहाँ पे लो वैल्यूज रखते हैं हम पॉइंट के बाद, ठीक है ना, तो उस तरह के लिए फ्लोट यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे ये वाला वेरिएबल बी, ठीक है, ये अब किस टाइप का है, डबल टाइप का है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मैंने डी लगाया ये ऑप्शनल है, आप लगाओ या ना लगाओ, अगर नहीं लगाओगे तो ये इसको डबल ही समझेगा। तो यहाँ पे अगर मैं आऊं और आपको अब डबल का दिखाऊं, इसकी प्रिसीशन कितनी है, 15 to 16, मतलब लिमिट इसकी है 15 आप कह सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आके अब फॉर एग्जांपल अभी आप नंबर काउंट करो, इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 है, तो मतलब ये प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये उसकी लिमिट के क्या है, प्रिसीशन के अंदर अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास सही रिजल्ट प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 15 से ज्यादा कर दूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे भी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 और 9 कितने हो गए, 18 हो गए, मतलब उसकी लिमिट से क्या हो गया, आउट हो गया, क्योंकि डिजिट्स कितने हो सकते हैं यहाँ पे, जस्ट 15 to 16, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना, देख रहे हो 7 के बाद आपके पास वो जो बाकी के थे 8 9 वो डिस्प्ले नहीं हो रहे क्योंकि वो इसकी लिमिट से आउट जा रहे थे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक और नई डेटा टाइप आप इसके अंदर कह सकते हो डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल का यहाँ पे आप एक तो मतलब यहाँ पे अगर साइज देखो तो 16 बाइट्स, मतलब काफी ह्यूज, ठीक है, मतलब फ्लोट 4 बाइट्स, बिट्स की बात नहीं हो रही, बाइट्स की बात हो रही है, 16 बाइट्स ही है। लेकिन यहाँ पे देखो डेसिमल प्लेसेस कितने आ सकती हैं, 28 से 29, मतलब ये काफी ह्यूज है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं इसी तरह से यहाँ पे कॉपी करूं और अब इसकी डेटा टाइप में कर देता हूँ डेसिमल, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको मैं कर देता हूँ सी, ठीक है, और फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे, अच्छा, इसकी प्रीफिक्स यूज होती है एम, मतलब देखो अगर मैं सबका प्रीफिक्स लगा दूं तो यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, फ्लोट के लिए एफ, डबल के लिए डी और डेसिमल के लिए एम, ठीक है। ये प्रीफिक्स है जो कि हम इनके साथ यूज कर सकते हैं। देखो सिर्फ डबल के साथ ऑप्शनल है, बाकी फ्लोट और डेसिमल के साथ मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसकी वैल्यू और थोड़ी इंक्रीज कर दूं, सही है, और यहाँ पे आके अब इसको रन करवाऊं तीनों को एक साथ, तो आपको, अच्छा हमने तीनों को एक साथ डिस्प्ले नहीं करवाया, हम यहाँ पे तीनों को एक साथ डिस्प्ले करवाते हैं तो रिजल्ट आपके सामने सही तरह आ जाएगा, ठीक है। ए और यहाँ पे इसके बाद हम सी का वेरिएबल, ठीक है, मतलब फ्लोट, डबल और डेसिमल टाइप के जो भी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू दी थी वो हमारे पास अब इस तरह से आएगी, देख रहे हो, मतलब हाईएस्ट अगर आपको सबसे ज्यादा पॉइंट के अंदर, डेसिमल पॉइंट के अंदर वैल्यू चाहिए तो आप डेसिमल यूज कर सकते हो, उससे कम चाहिए तो आप डबल यूज कर सकते हो, बाकी ये लिमिट चाहिए तो आप फ्लोट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास है फ्लोट एंड डेसिमल डेटा टाइप, फ्लोट, डबल एंड डेसिमल डेटा टाइप, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर डेटा टाइप सी शार्प के अंदर, मतलब हमने इंटीग्रल टाइप्स पढ़ी हैं अभी, ठीक है, फ्लोट, डबल वगैरह पॉइंट्स की पढ़ी है, अब आ गया यहाँ पे स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखो, स्ट्रिंग स्टोर्स मल्टीपल कैरेक्टर्स इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स, जिस तरह से हम अपना नाम वगैरह स्टोर करवाते हैं, एड्रेस वगैरह स्टोर करवाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो डबल कोट्स विल बी यूज्ड विद स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसका मतलब अगर हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर कोई मतलब वेरिएबल बनाना है स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज करते हुए, तो उसको जब वैल्यू देंगे तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे। फिर यहाँ पे कैरेक्टर के लिए डेटा टाइप यूज होती है कैर की, ठीक है, कैर स्टोर सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम इन अ वेरिएबल, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स नहीं, सिर्फ एक कैरेक्टर्स एट अ टाइम स्टोर करवा सकते हो। और कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर अगर आपको वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, सिंगल कोट्स,
तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इन दोनों को अगर फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल बनाऊँ मैं स्ट्रिंग टाइप का ए, और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम रखूँ आदिल, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स है यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं कैर, ठीक है, और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल बी, ठीक है, और इसके अंदर मैं अब सिंगल कोट्स के अंदर, मतलब यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ बी, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं डबल कोट्स में दूं तब क्या होगा, ठीक है। अगर मैं डबल कोट्स के अंदर दूं यहाँ पे, तो देखना आपके पास आएगा कंपाइल टाइम एरर। इसी तरह मतलब आप डबल कोट्स जब भी बनाते हो वो रेफर हो जाता है स्ट्रिंग है, ठीक है, मतलब सिंगल कोट्स रेफर करेगा एक कैरेक्टर की, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से करूं तो ये सही है। अच्छा, अगर इसी तरह स्ट्रिंग में अगर मैं डबल कोट्स यूज करने के बजाय सिंगल कोट्स यूज करूं, ठीक है, तो तब भी कंपाइल टाइम एरर देगा, क्योंकि सिंगल कोट किसको रेफर करते हैं, कैरेक्टर को रेफर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते वक्त क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे डबल कोट्स लाजमी देने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अंदर हमारे पास दो और कॉन्सेप्ट है, एक स्केप सीक्वेंस और एक वर्बटिम लिटरल, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे पहले स्केप सीक्वेंस देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ए वेरिएबल है ना, इसके अंदर मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ, वेलकम टू सी शार्प। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं इस ए के स्ट्रिंग को, ए के वेरिएबल को प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर अगर मैं ए के वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद हम स्क्रीन को होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, और यहाँ पे आके अभी अगर इसको रन करूं तो आपके पास सिंपल क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं चाहूं ये जो स्ट्रिंग है ये फॉर एग्जांपल मुझे डबल कोट्स में नजर आए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है स्केप सीक्वेंसेस का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अभी इस तरह से ये लगा दूं ना डबल कोट्स, तो देखो अब हमारा कंपाइलर क्या समझ रहा है कि आपने डबल कोट ऑन किया और उसी के बाद ही बंद कर दिया, हालांकि हम तो वेलकम से पहले एक डबल कोट लगाना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वहां पे बाद की जो स्टेटमेंट है उसमें एरर दे रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह से हमें करना है ना कि यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ वेलकम टू सी शार्प से पहले और बाद में डबल कोट आ जाए, तब हम यूज करेंगे स्केप सीक्वेंस। तो डबल कोट्स के लिए हमारे पास एक स्केप सीक्वेंस होता है बैकस्लैश और उसके बाद आपके पास ये डबल कोट का सिंबल, मतलब ये दोनों सिंबल किसको रेफर कर रहे हैं, एक डबल कोट को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह अगर मैं इसको कॉपी करके मुझे एंड में भी लगाना है पी के बाद, तो यहाँ पे आके मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखो अब डबल कोट्स लग गए, ठीक है। मतलब आपके पास ये जो सी शार्प के अंदर कंपाइलर है वो स्केप सीक्वेंस को क्या लेता है, एज अ आप कह लो कि एज अ सिंपल कैरेक्टर नहीं लेता, मतलब क्योंकि ये जितने भी स्केप सीक्वेंसेस हैं ये पहले से डिफाइन हुए हैं, ठीक है। और इस स्केप सीक्वेंस का क्या मतलब है, डबल कोट, एक डबल कोट, ठीक है। अब अगर मुझे सिंगल कोट में चाहिए तो इसी तरह पहले बैकस्लैश फिर सिंगल कोट, ठीक है, स्टार्ट में फिर बैकस्लैश और यहाँ पे सिंगल कोट। और अब अगर मैं इसको रन करूं यहाँ पे तो आप देखना सिंगल कोट में आ रहे हैं। फिर इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक बैकस्लैश प्रिंट करवाना है अपने स्ट्रिंग से पहले और एंड में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 दफा बैकस्लैश, ठीक है, 2 दफा बैकस्लैश, मतलब ये 2 दफा बैकस्लैश जो मैंने लिखा वो एक बैकस्लैश काउंट करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, ठीक है, तो आप देखना इससे पहले एक बैकस्लैश आ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में और एंडिंग में, ठीक है। ये हमारे पास स्केप सीक्वेंसेस हैं जिसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और होता है हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, मतलब बैकस्लैश और टी, ठीक है। ये क्या करता है, लेफ्ट साइड से, मतलब जैसे आप टैब प्रेस करते हो ना आपका टेक्स्ट थोड़ा आगे हो जाता है, 8 या 10 स्पेसेस आगे हो जाता है, मतलब 8 to 10 स्पेसेस इज अ वन टैब, ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, मैंने पहले टैब लगाया हुआ था ना, तो देखो लेफ्ट साइड से ये एक दफा टैब प्रेस हो गया इसमें। अच्छा, फिर इसके बाद फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास यूज होता है नेक्स्ट लाइन के लिए बैकस्लैश एन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस स्ट्रिंग के लिए मैं यहाँ पे लिखूं 1 2 3, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं जो 1 2 3 है ना, अभी तो मैंने एक ही लाइन में लिखे हैं, मैं चाह रहा हूं ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो मेरे पास, ठीक है। जब मैं ए का वेरिएबल कॉल करवाऊं तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा, बैकस्लैश फिर एन, ठीक है, और फिर इसके बाद दोबारा बैकस्लैश और एन, देख रहे हो, मतलब पहले 1 प्रिंट होगा, फिर
ये देखेगा कि \n लगा हुआ है, फिर ये 2 को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह दोबारा देखेगा \n लगा हुआ है, फिर ये 3 को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो 1 2 3, हालांकि हमने लिखा सिर्फ एक ही लाइन में था स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन \n के थ्रू हमने क्या किया, उसको मल्टीपल लाइंस में ले आया, ठीक है, सही है। तो ये होते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। और भी इसकी बड़ी लिस्ट है, काफी बड़ी लिस्ट है, आप देख सकते हो। मतलब जो मोस्ट कॉमन हमारे पास यूज होते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया आपको, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है वर्बेटिम लिटरल, ठीक है। देखो ये कॉन्सेप्ट मतलब काफी यूनिक है, मतलब और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्बेटिम लिटरल इज अ स्ट्रिंग विद एन @ सिंबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका पहले प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इनको कमेंट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C, और यहाँ पे आता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x, और इसके अंदर एक पाथ, फॉर एग्जाम्पल हम जिस तरह फाइल सेव करते हैं या फाइल कॉपी करते हैं तो उसका एक पूरा पाथ होता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ D:, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आदिल, और इसके अंदर एक और फोल्डर हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूटोरियल्स, और इसके अंदर एक और फोल्डर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास C#, ठीक है। मतलब ये मेरे पास क्या है, एक तरह से आपके पास एक पाथ है, ठीक है, जो आपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने 2 दफा ये क्यों लगाए, मतलब \, आपके पास ये 2 दफा क्यों लगाए, क्योंकि ये जो 2 दफा लगाया ना, ये एक \, को रेफर करते हैं, क्योंकि एस्केप सीक्वेंस है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे इस x को प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ से इसको अनकमेंट करता हूँ और एक ही जगह, ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको अब रन करता हूँ, तो आप रिजल्ट देखना, देख रहे हो एक दफा ये प्रिंट हो रहा है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं ही एक दफा, तब क्या होगा, मतलब अगर यहाँ पे मैंने 2 दफा लिखे है ना, एस्केप सीक्वेंस यूज कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ही एक दफा तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, ठीक है। मतलब मैं एक दफा स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिख सकता, मतलब अगर मुझे \, फॉर एग्जाम्पल लिखना है तो मुझे लाजमी उसका एस्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे एरर नहीं आता तो एस्केप सीक्वेंस का भी कोई फायदा नहीं था, ठीक है, उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एस्केप सीक्वेंस को यूज करने के लिए डबल \/ लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई नया आपके पास प्रोग्रामर है जो C# लैंग्वेज को सीख रहा है, ठीक है, तो उसको मतलब अगर एस्केप सीक्वेंस के बारे में नहीं पता तो वो इसको रीड करने में मुश्किल होगी, ठीक है, कि भाई ये जो डबल लगाया हुआ है ये क्यों है, क्योंकि फोल्डर के अंदर अगर हम फोल्डर को सेपरेट करते हैं तो एक \/ यूज होता है, ये 2 क्यों लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मतलब आप चाह रहे हो कि ये जो मैंने सिंगल लगाया हुआ था ना, इसमें जो एरर आ रहा था ये एरर ना आए, मतलब एस्केप सीक्वेंस को वो रीड ना करे, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं वर्बेटिम लिटरल, ठीक है, जिसका मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया कि सिंबल क्या होता है, @ तो ये @ मैं लिखूंगा, ये जो डबल कोट स्टार्ट किया ना इससे पहले, तो देखो एरर चला गया। इसका मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे ये वर्बेटिम लिटरल लगाया, इससे क्या होगा कि वो जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस है ना उनको इग्नोर कर देगा, ठीक है। मतलब अगर आप चाहो कि भाई मुझे एस्केप सीक्वेंस, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सच में \/ और n लिखना चाह रहे हो, लेकिन आप ये भी चाह रहे हो कि न्यू लाइन पे ना जाए, मतलब आप कोई भी एक ऐसा फॉर्मेट बना रहे हो जिसमें आपने \n लिखा, लेकिन जैसे ही आपने \n लिखा कंपाइलर समझ जाएगा कि ये तो एस्केप सीक्वेंस है और वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम चाहते हैं कि जो जैसे हमने लिखा है ना, बेशक वो एस्केप सीक्वेंस हो लेकिन उसको एस्केप सीक्वेंस काउंट ना करे, तो तब हम यहाँ पे लगाते हैं वर्बेटिम लिटरल। देखो एरर चला गया। अब अगर मैं इस x को प्रिंट करवाऊं, ठीक है, तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखना उसी तरह से आ रहा है। अच्छा देखो ये मोर रीडेबल भी है, मतलब अब अगर जो नया प्रोग्रामर है वो उसको देखेगा तो वो समझ जाएगा हाँ यहाँ पे पाथ दिया हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने 2 दफा \/ यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्बेटिम लिटरल यूज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आऊं, इसकी थ्योरी देख लो। वर्बेटिम लिटरल मेक एस्केप सीक्वेंस ट्रांसलेट एज नॉर्मल प्रिंटेबल कैरेक्टर्स टू एनहांस रीडेबिलिटी। मतलब जो ये @ का साइन है वर्बेटिम लिटरल, ये क्या करता है, एस्केप सीक्वेंस को एक आम कैरेक्टर समझता है। मतलब जिस तरह हमने ये आदिल, ट्यूटोरियल्स और C# लिखा है ना, वो इन \/ को भी क्या करता है, मतलब एस्केप सीक्वेंस को
एक सिंपल उसमें देता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 दफा ये लगा दूं बैकस्लैश, ठीक है, यहाँ पे इस तरह और इस तरह, और अब आके अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखो, मतलब वो इसको एक प्रिंट नहीं कर रहा, क्योंकि डबल बैकस्लैश का क्या मतलब है, एक बैकस्लैश। लेकिन क्योंकि मैंने उससे पहले वर्बेटिम लिटरल यूज किया हुआ है, तो वो उसको जस्ट मतलब वैसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे आपका एक कैरेक्टर होता है। जिस तरह आदिल है, ट्यूटोरियल्स है और सी शार्प, वैसे ही उसको ट्रीट कर रहा है, मतलब एस्केप सीक्वेंस को इग्नोर कर रहा है। तो यही पॉइंट ये यहाँ पे बता रहे हैं। अच्छा, अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो अभी हमने की, यहाँ पे देखो यहाँ पे जब हम डबल बैकस्लैश यूज कर रहे थे तो ये लेस रीडेबल था, मतलब ये रीड नहीं किया जा रहा था, क्योंकि डबल बैकस्लैश का मतलब अगर किसी को एस्केप सीक्वेंस का नहीं पता तो उसको रीड करने में मुश्किल होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे पहले जस्ट वर्बेटिम लिटरल यूज किया और उसके बाद जैसे हम पाथ लिखते हैं वैसे ही हमने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, मोर रीडेबल हो जाएगा, समझने के लिए हमें और आसान हो जाएगा। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग कैरेक्टर और एस्केप सीक्वेंस और वर्बेटिम लिटरल का, ठीक है। मतलब ये वर्बेटिम लिटरल का कॉन्सेप्ट यूनिक है सी शार्प के अंदर। तो भाई ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट डेटा टाइप्स इन सी शार्प प्रोग्रामिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।